मैं उनका ही मंच पे स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से निवेदन, एक जोरदार जय घोष के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की धन्यवाद। जरा जोर से, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कार्यकाल का आज मैं एक विशेष दिन कहूंगा। आज ये इतिहास बना है कि हरियाणा के 10 स्थानों पर एक साथ आज संसदीय कार्यालय, लोकसभा के जो अपने चुनाव कार्यालय हैं, उनका ये उद्घाटन अवसर, एक स्थान पर कार्यकर्ता सभी एकत्र हुए हैं, सभी हमारा नेतृत्व इकट्ठा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में फरीदाबाद में जुड़े हैं अपने प्रदेश के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद माननीय श्री विप्लव देव जी, जिनका ओजस्वी भाषण अभी हमने सुना है। साथ ही कुरुक्षेत्र से जुड़े पार्टी के अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र। यहां अंबाला मंच पर हम सब देख रहे हैं, हमारे बीच में हमारे स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अपने स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, अपने संगठन मंत्री श्री फणिंद्रदा जी, उपस्थित पूरे प्रदेश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए कार्यक्रमों में सभी अन्य मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकर मित्रों, मैं याद कर रहा हूं 2002 का चुनाव, गुजरात का चुनाव। मुझे भी चुनाव की ड्यूटी के नाते वहां लगाया गया था। एक दिन सूचना मिली कि आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सभाओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम सुनते थे मोदी जी या कोई भी नेता अमुक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जब ये सुना कि सभाओं को संबोधित करेंगे तो थोड़ा हैरानी हुई। लेकिन कुछ समय के बाद जानकारी मिली कि एक साथ 104 सभाओं को संबोधित करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। वो पहला मौका था जब इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम में देखा मैंने गुजरात में। आज वही सारी टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमने पार्टी में बढ़ाया है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं। सभी 10 लोकसभा केंद्रों पर आज अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। भाई बहनों, वैसे तो कहते हैं कि जब आचार संहिता लगती है उस दिन चुनावी बिगुल बजा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जब अपने लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हमने सब कर रहे हैं तो एक प्रकार का चुनावी बिगुल आज बज गया है। और जब चुनावी बिगुल बजता है तो उसके बाद हम सबके लिए, चाहे कोई कार्यकर्ता गली मोहल्ले का हो, बूथ का हो, अथवा प्रदेश और केंद्र स्तर के हमारे नेता कार्यकर्ता हो, उन सब के लिए शब्द प्रयोग किया जाता कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टारगेट अपना सामने है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य, कहीं उसमें दुविधा नहीं है। क्योंकि हम लगातार पिछले 2 चुनाव से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर देश भर के लोगों की सहायता से, सहयोग से बना रहे हैं। उसमें और आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य, अब कोई 400 सीटें कहेगा, कोई कम ज्यादा कहेगा, लेकिन हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है और पहले से अधिक बहुमत से जीतने का हमारा है। इस समय मैं एक बात जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे 10 सांसद जो थे, उनमें अपने इस क्षेत्र के सांसद
स्वर्गीय श्री रतनलाल जी कटारिया हमारे बीच में नहीं है। मैं निश्चित रूप से आज के दिन उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। हमारे 10 के 10 सांसद जो मार्जिन पिछली बार था उससे ज्यादा मार्जिन से कैसे हम जीत सकते हैं, और उस मार्जिन में भी एक रिकॉर्ड पिछली बार हमारा बना था। देश भर की सब लोकसभा सीटों में जो सबसे ज्यादा मार्जिन की सीट थी वो तो गुजरात की थी, और उसके बाद दूसरी कहीं सबसे ज्यादा मार्जिन की सीट थी तो अपनी करनाल की लोकसभा सीट थी, जहां हमने कई लाख वोटों से और वो सीट जीती थी। तो मित्रों, ये सब चीजें इसलिए ध्यान कराई जा रही हैं कि कभी कभी इन्हीं चीजों को याद करके हमको बड़ी स्पष्टता हो जाती है। आने वाले मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद चुनावी प्रचार अभियान करते हुए कौन से फेज में हरियाणा का चुनाव होगा ये तो चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन मई के मध्य तक चुनाव सब देश में हो जाएंगे, और तीसरे सप्ताह में जैसे पिछली बार चुनाव का परिणाम निकला था, चुनाव परिणाम निकलेगा, और मई के आखिरी 10 दिनों में पुनः तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी बनेगी। वो सारा खाका अपने सामने तैयार है। अब इसके लिए मैं कहूंगा कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में भारतवर्ष की दिशा तय हो गई है। देश की आजादी हमको 1947 में भले मिल गई, लेकिन कांग्रेस के शासन में देश की जनता को दिशा नहीं मिली थी कि किधर हम जा रहे हैं। खुशी हम मनाते रहे कि हाँ आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हुए भी हैं, लेकिन देश को प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, देश को दुनिया में नाम करना है, विश्वगुरु बनना है, तो उसकी दिशा तय नहीं हुई थी मित्रों। वो दिशा अब आकर के इन 10 वर्षों में तय हुई है। एक मजबूत नींव डाली गई है, और देश की आजादी को जब 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो इस 25 साल के कार्यकाल को हमने अमृत काल इस रूप में उसकी संज्ञा दी है। ये 25 साल का जो कार्यकाल हमारे लिए अमृत काल है, और 2047 में यह देश विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाए, ये हमारा टारगेट है। आज दुनिया के 250 देशों में, अब तो और बढ़ गए, 200 के आसपास हो गए होंगे, 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है। उस 37 का अपने पैरामीटर है, पैमाने हैं। उस पैमाने पर अभी हम पीछे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए मोदी जी को मैं इस बात की बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि विकसित देश की ओर आगे बढ़ने के लिए समाज के जितने वर्ग हैं, इस देश की चालना देने वाला, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो नेता है, चाहे वो पार्टियों का कार्यकर्ता है, इन सब को प्रेरणा देते हुए देश को आगे कैसे बढ़ाना है। और ये पिछले 1.5 महीने में, लगभग 2 महीने में जनता के बीच में जाके एक संदेश दिया कि हमको विकसित भारत का संकल्प लेना है, और विकसित भारत संकल्प यात्रा संपन्न हुई है। कुछ एक जिलों में चल रही है, वो आज कल में संपन्न हो जाएगी। 30 नवंबर से 31 जनवरी तक ये 2 महीने का समय आम जनता समझ गई है कि विकसित भारत क्या होता है। हर व्यक्ति का, हर परिवार का उसकी चिंता करना, और उसमें भी खास करके समाज का वो भाग जो वंचित है, जो जरूरतमंद जिसको कहते हैं, अभावग्रस्त है, गरीब है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उभारा जाए, कैसे इसको मुख्य धारा में लाया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा का अपने आप एक अनूठा अनुभव था। हम सब लोग कहीं ना कहीं यात्रा में गए होंगे, शहरों में भी यात्राएं हुई हैं, गांव में भी हुई हैं। अपने प्रदेश के अंदर लगभग 6,500 तो अंबाला में सीएम मनोहर लाल का संबोधन, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार जो जीतने का लक्ष्य है वो काफी ज्यादा है, और इसी के साथ ही सीएम ने पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया को भी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि 2014 से 2024 तक देश की जो दिशा है वो तय हो गई है। आज जो है वो चुनावी बिगुल बज गया। इन 3 महीने में इस भूमिका को हमको और तेज गति से करना है। उसके लिए पार्टी की ओर से योजनाएं, कार्यक्रम सब बन गए हैं।
और उस कार्यक्रमों को काम करने के लिए कोई एक स्थान निश्चित चाहिए ताकि संगठित रूप में योजना बनाकर हम आगे बढ़े। उसके लिए इन कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। ये कार्यालय हमारा केंद्र स्थान रहेगा जहां से हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज हमको यहां से लेकर आगे बढ़नी है। हमारे कामों की योजनाएं जो बनेंगी, उस नाते से इस लोकतांत्रिक उत्सव को हमने आगे बढ़ाना है। और वास्तव में मुझे खुशी इस बात की है कि जनता को आज पता लग गया लोकतंत्र ये होता है। जनता अच्छा भला बुरा अपना सब सोचने लग गई है। कोई कुछ भी पार्टी बोलती है, उनको सब विश्वास है लोगों को कि कौन पार्टी क्या बोलती है, इसकी भविष्य की योजनाएं क्या है, नीतियां क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनसे क्या हमको लाभ हुआ है। आज देश की जनता जान चुकी है, हरियाणा की जनता जान चुकी है। विपक्ष अपने हथकंडे अपनाएगा, हर प्रकार का लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया पर भी करेंगे, जाकर के मीडिया अखबारों में भी, टेलीविजन पर भी, सभाओं में भी, और कुछ लोगों को बहकाने का काम लोभ लालच दे करके भी करेंगे। जो समाज के अंदर ऐसे प्रभावी भूमिका में निभाने वाले, जिनको हम प्रभावी वोटर कहते हैं, की वोटर कहते हैं, उनके माथे में भी जाके चीजें डालेंगे, सरकार के काम में रोड़े अटकाएंगे। अब हमने भर्तियों के बारे में जब कहा कि हमारे यहां पिछले 10 साल में कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा भर्तियां हुई हैं, 1,10,000 भर्तियां, गरीब परिवार के व्यक्ति का भी घर से व्यक्ति उठा करके नौकरी करने आ गया। उसके मां बाप को सपने में भी नहीं आता था सरकारी नौकरी लेगा, उसको भी नौकरी मिली। समाज प्रसन्न है। आगे 60,000 भर्तियां और पाइपलाइन में है, अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर सब पूरे होने वाली हैं। लेकिन इनको पच नहीं रही बात, और जब पचती नहीं है, तरह तरह के रोड़े अटकाने का काम, कोर्ट में जाकर के खड़े होने का काम। आखिर कोई व्यक्ति जाता है और जो भी कुछ उल्टे सीधे बयानबाजी वहां करके और वकील को खड़ा करके स्टे मिलने का काम बड़ा आसान हो जाता है। मैंने एक संज्ञा दे दी अभी कि ये भर्ती रोको गैंग, बहुत तिलमिलाट हो रही है कि हमको भर्ती रोकने का गैंग बता दिया। अरे गैंग है ये, रोजाना सोच समझ करके ट्वीट करते हैं, तो एक ही बात को लेकर के इनके सब नेता ऊपर से नीचे लेके एक ही बात का ट्वीट करते हैं, एक ही बात का ट्वीट, ताकि जनता पर इसका जाए। मुझे मालूम है जनता समझदार है, जागरूक है, उनको पता है। और कोर्ट भी हमारी हर बात के ऊपर मोहर लगाती है। कोर्ट ने पिछले दिनों में कहा कि जो 5 अंक गरीब परिवारों को या जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उनको देने का काम किया है। ये सराहनीय काम है। इससे बढ़िया समाज के अंदर और अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। ऐसे गरीब परिवार को 5 अंक देकर के स्पेशल नौकरी में आगे ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों को अडॉप्ट करना चाहिए। हमने जितने अच्छे काम किए हैं, पढ़ी लिखी पंचायतों का जो विषय आया, इन लोगों ने कोर्ट में खूब फंसाने की कोशिश की, स्टे भी लिया, इसको रद्द भी कराया। आखिर सुप्रीम कोर्ट में हम गए। चुनाव शुरू होने के बाद बीच में रोकना कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हमने उसको भी ध्यान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए। 45 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, लगातार हर दिन हम वकीलों के साथ बैठे, और हर दिन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आखिर में कहा कि जो बढ़िया कार्यक्रम पढ़ी लिखी पंचायतों का हरियाणा ने शुरू किया है, नॉट ओनली इन हरियाणा, अदर स्टेट्स शुड ऑल्सो अडॉप्ट इट। हमारी कौन सी बातों को दूसरे फॉलो नहीं कर रहे, सब फॉलो कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां बैठे होंगे, गांव के अंदर लाल डोरा नाम से जो कंसेप्ट बना हुआ था कि लाल डोरा में आप मालिक नहीं हैं, वो जमीन की मालिक पंचायत होती है, आप तो केवल रहने की सुविधा है आपकी। ठीक है, आपसे खाली भी कोई नहीं कराएगा, लेकिन मलकियत नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके नाम से जमीन नहीं है। हमने आने के बाद लाल डोरा समाप्त किया और ये कहा कि पंचायत को जो आदमी यहां रहता है, ग्राम सभा की बैठक करो और उनके नाम रजिस्ट्री करा कर उनको मालिक बनाओ। और मुझे खुशी है उस योजना को प्रधानमंत्री ने उठा करके सारे देश में लागू करा दी, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। हमने परिवार पहचान पत्र ये विषय शुरू किया है। अभी तक एक नागरिक की पहचान तो होती थी, क्या? आधार कार्ड, लेकिन परिवार की पहचान नहीं थी कि हर परिवार की क्या वस्तु स्थिति है, क्या उसका डाटा है, कितने उसके लोग हैं, क्या वो करते हैं, कितनी उनकी आमदन है।
आखिर हम कुछ लोगों की चिंता करेंगे, परिवार के सबकी चिंता नहीं करेंगे क्या? हम बच्चों की भी चिंता करेंगे, हम उन विद्यार्थियों की भी चिंता करेंगे, हम जो बेरोजगार है उसकी भी चिंता करेंगे, जो अधेड़ आयु का व्यक्ति उसकी भी करेंगे, जो बुजुर्ग है उसकी भी करेंगे, महिला की भी करेंगे, पुरुष की भी करेंगे, युवा की भी करेंगे, अमीर की भी करेंगे, गरीब की भी करेंगे, किसान की भी करेंगे, दुकानदार की भी करेंगे, इंडस्ट्री वाले की भी करेंगे। हम सब की चिंता करते हुए एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी नई योजनाएं, नई पॉलिसीज, मुझे लगता है कि अगर कभी भी इतिहास बनेगा तो ये जो 10 साल का कार्यकाल है, पॉलिसीज और कानूनों में जितने भी सुधार करने का काम इन 10 साल में हरियाणा में या केंद्र सरकार में हुआ है, आज के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। बहुत लोग तो आकर के हमारे साथी ये भी कहते हैं बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा और मत करो, हमें याद भी नहीं रहता। अब तो ऐसी योजनाएं आ जाती हैं नई नई, हमारे लोगों को याद रखना कठिन हो जाता है। लोगों को उसका लाभ देने के लिए हमको जागरूक भी करना पड़ता है। हमने भी एक फाइल बना के रखी हुई है, उसके ऊपर लिखा है, उस फाइल के ऊपर 2025। लगातार सुधार करने की चीजें हैं। आखिर लोगों को कैसे सुविधाएं मिले, कैसे उनका जीना सरल हो जाए, सुगम हो जाए, ईज ऑफ लिविंग। एक कंसेप्ट भूटान में चलता है, हैप्पीनेस इंडेक्स। यहां प्राइस इंडेक्स तो चलते हैं, महंगाई इंडेक्स तो चलते हैं, यहां शेयर बाजारी का इंडेक्स तो चलता है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स ये क्या होता है? समाज में लोगों में खुशी कितनी है, कितने उनकी संतुष्टि की दर है, ये भूटान जैसा देश उसने कई साल पहले लागू किया था। आदमी अमीर गरीब होने से दुखी सुखी नहीं होता है, उसका मन का संतोष ये कैसे होता है? आज अमीर आदमी भी दुखी बहुत देखे हैं, और गरीब भी कई बार तो तान के सोता है। उसका सुख, उसका रहन सहन का तरीका, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिलता है, परेशानियां कितनी होती हैं, यह आसानी से मिल जाता है। आज हर चीज के लिए हमने कहा कि घर में उसको जो सुविधाएं सरकार की योजनाएं हैं उसको घर में बैठ के मिलनी चाहिए। कोई भी 60 साल का बुजुर्ग हो जाता है, पहले पर्ची ले जाता था, अर्जी, फिर उसके दरखास्त देता था, फिर जाके उसकी फाइल बनती थी, सालों साल भटकता था। आज हमने तय कर दिया कि परिवार पहचान पत्र में अगर 60 साल की उम्र हुई, अगले ही दिन उसके घर में एक कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी पहुंच जाएगा, एक फॉर्म पर साइन कराएगा, 1 महीने के बाद उसके घर में 3000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। कभी सोच सकते थे क्या? 27 लाख राशन कार्ड थे, हमने अपनी 1,80,000 को बढ़ा करके, एक 20 को बढ़ा करके 1,80,000 सीमा कर दी उसकी बीपीएल की। उसी दिन 27 लाख से 35 लाख से ऊपर कार्ड बन गए। तो मित्रों, हमको अब आज के चुनाव के बाद हर जगह पर जो संगठनात्मक योजनाएं बनेंगी, चुनाव इंचार्ज बनेंगे, चुनाव के प्रभारी बनेंगे, फिर उसके बाद विधानसभा अनुसार बनेंगे, मंडल के अनुसार बनेंगे, बूथ के अनुसार बनेंगे, शक्ति केंद्र के अनुसार बनेंगे। जिसके जरिए जो काम लगेगा, हम सबको उसी काम को चुनाव तक, हमारे लिए वही सब कुछ है। मानो मेरे जिम्मे एक शक्ति केंद्र का काम लगा है, तो मैं तो ये समझूंगा आज से मेरे देश का भविष्य इस शक्ति केंद्र के ऊपर निर्भर है। मेरे जिम्मे बूथ का काम है, आज से मेरे देश का भविष्य इस बूथ के ऊपर निर्भर है। भूल जाओ पड़ोस के बूथ या पड़ोस के शक्ति केंद्र, वहां जो होगा होगा। कई बार हमारा कार्यकर्ता, ठीक है, जानकारी देखने में हर्ज नहीं, लेकिन अपनी चीज भूल करके पड़ोस में कोई समस्या कठिनाई आ गई, उसकी चिंता ज्यादा करने लग जाता है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। जो दायित्व हमको मिला है उसकी चिंता करते हुए हमको एक एक कदम आगे बढ़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन, इसका मुकाबला आज देश की कोई पार्टी नहीं कर सकती है। कांग्रेस के तो अभी प्रदेश स्तर के संगठन नहीं बने हैं, जिला स्तर की तो बात दूर है। हम कहां चले गए? पहले बूथ तक होते थे, पन्ना प्रमुख तक चले गए। पन्ना प्रमुख का मतलब क्या? केवल 15 परिवार, उनकी चिंता करने वाला एक कार्यकर्ता। तो इस संगठनात्मक सारी लड़ी को, इस सारे सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से देश के उस भविष्य को जिसकी कल्पना हमारे देश के लोगों ने, जिसकी नींव रखी है, शुरुआत तो कहीं 80 में कर दी थी,
लेकिन सही मायने में उसकी नींव तो 22 जनवरी को रखी गई है। 22 जनवरी को जिस राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई है, इस दिन को मैं कहता हूं एक युग का परिवर्तन हुआ है। अगर नाम लेके कहना हो तो अभी तक कलयुग था और अब राम राज्य की कल्पना करते हुए द्वापर शुरू हो गया है। पहुंचेंगे, सतयुग तक भी पहुंचेंगे। आखिर ये युगों की जो कल्पना की गई इसी धरती पर की गई है, इसी समाज के लिए की गई है। तो हमें इस समाज के अंदर परिवर्तन लाना, व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना, इसके लिए अब इतना बड़ा सिस्टम अपना काम कर रहा है कि हमें किसी दूसरे बाहर वाले की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता तो अपना विश्वास बढ़ाना, उस जनता का विश्वास बढ़ाना। नेतृत्व तो मोदी जी का है, जनता का विश्वास अगर हमने कायम कर लिया, उसको बढ़ा लिया, जनता सारी हमने मोदी जी के साथ लगा दी, अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नीतियों के साथ लगा दी, तो ये समझो एक पड़ाव हमने और पार कर लिया। अभी 5-5 साल के 2 पड़ाव हमने पार किए, ये तीसरा पड़ाव में अगर अंदर जा रहे हैं तो लगातार हर बढ़ते हुए कदम पर स्थायित्व तो बढ़ता चला जाएगा। ये जो परेशान करने वाले लोग हैं, जो देश को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग हैं, उनके सबको एक एक बात का जवाब देकर के चकनाचूर उनको किया जा रहा है। उदाहरण के लिए इस देश में ये 370 की बात जब उठती थी तो ऐसे बहुत बड़ा वर्ग था कि आप क्या बात करते हो, 370 खत्म हो जाएगी क्या? इसके लिए तो देश को दोबारा से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, इसको लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उससे पहले कर दिया तो खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। 370 खत्म हुई तो क्या खरोच आई किसी को? आई किसी को? राम जन्मभूमि का निर्माण, मंदिर निर्माण होगा कैसे? नहीं होगा। ये देश ऐसा है, ये देश में समाज ऐसा है, देश में लोग ऐसे हैं, वर्ग ऐसे हैं, ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। राम जन्मभूमि का ये कांग्रेस के मित्र कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई, राम राज्य की सीढ़ियां भी आगे बढ़ गई। तो भाई बहनों, मेरा आपसे यही आह्वान है कि आज वोटों की अपील के लिए हमको घर घर जाना होगा और जाकर के अपनी बात कहना, उसकी बात सुनना। अच्छा तो यह है कि पहले सामने वाले की सारी सुनो। कुछ कार्यकर्ता स्वभाव होता है कि जाएंगे, अपनी अपनी बात कह देंगे और कह के आ जाएंगे, हम अपना काम कर आए। ऐसा नहीं करना। सामने वाले की सुननी है, सुनने के बाद फिर उसका लेवल कहां है, वहां से बात शुरू करनी है। रटा रटाया ऐसा नहीं है कि हमने बात शुरू की, हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और ये चुनाव है, ये कैंडिडेट है, ये कमल का निशान है, ये करना वो करना, वोट देना, अच्छे जम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता, उसका भी होता है। कैसे असर होता? एक घटना सुनाता हूं, पहले मैंने कई जगह सुनाई है। अपने एक नेता होते थे भारतीय जनता पार्टी के, सिकंदर बख्श जी। कभी पहले वो जनसंघ के समय आ गए थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे। और जनसंघ के समय की बात है, चांदनी चौक में वहां के जो नेता चुनाव में खड़े हुए अपने जनसंघ के, तो तय किया कि हर कार्यकर्ता अपने गली में जाकर के घर घर में और बार बार संपर्क करेगा। उस समय चुनाव अभियान होता था 42 दिन का, अब तो 14 दिन का रह गया। उस 42 दिन में लगातार काम करते थे। गति थोड़ा काम करने की कम होती थी, लेकिन कई प्रकार के ऐसे चुनाव, एरिया क्षेत्र भी बड़ा होता था। अब तो छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी हो गई। तो एक रामू रिक्शा वाला जनसंघ का कार्यकर्ता उसके जिम्मे लगा कि इस गली में सब घरों में हर हफ्ते में एक बार जरूर जाना है। उसी गली में सिकंदर बख्श जी का मकान था। अब वो अनपढ़ रामू रिक्शा वाला पर्चे कुछ उनको दे दिए, दीपक का निशान लेकर के और चले जाते थे, घर घर जाना, सिकंदर बख्श के घर की घंटी कुंडी खटखटाना। सिकंदर बख्श नहीं होते थे दिन में, अपने पार्टी के काम के लिए जाते होंगे। माता जी उनके निकल के आती, माता जी आई, बोलो बेटा। कहा कि मेरा नाम रामू है, कोने वाले घर में रहता हूं, रिक्शा चलाता हूं। अब चुनाव आ रहे हैं, उस इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट हैं, अमुक उसका नाम है, दीपक का निशान है, बहुत हमारी पार्टी अच्छी है। पार्टी के 2-4 नेताओं के नाम ले दिए, पढ़े लिखे लोग हैं।
और अच्छी पार्टी, हमारा कैंडिडेट भी अच्छा, तो उनको वोट देना है माता जी। और माता जी ने सुना, सुन करके दरवाजा बंद, वो बाहर चला गया। हफ्ते बाद फिर चला गया रामू, कुंडी खटखटाई, जाकर के कहा कि माता जी मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूं, कोने पर रहता हूं, हमारी पार्टी दीपक का निशान, अमुक हमारे कैंडिडेट अमुक खड़े हैं, आपने अमुक दिन चुना। माता जी कहती है पिछले हफ्ते भी तो आया था। हाँ हाँ माता जी आया था, और मैं अगले हफ्ते फिर भी आऊंगा। तीसरे हफ्ते फिर चला गया, फिर वही बात। माता जी ने सुना ये कैसा आदमी है, एक ही बात बार बार रटता, फिर बार आके कहता। तीसरे के बाद चौथे हफ्ते फिर चला गया, फिर वही बात। इस बार माता जी थोड़ा गुस्से हुई कि बार बार आने की क्या जरूरत है, तुमने एक बार, दो बार, तीन बार, अब चौथी बार आ रहे हो, बार बार मत आया करो। नहीं नहीं माता जी, मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं अपनी ड्यूटी हर हफ्ते देने आऊंगा। चौथा हफ्ता निकल गया, पांचवा निकल गया, छठे हफ्ते माता जी को भी लगा, क्योंकि छठा आखिरी हफ्ता था 42 दिन का, कि ये कार्यकर्ता कैसा है, हर बार आ जाता है। उसको थोड़ा सा अंदर से सहानुभूति हो गई। और 3 दिन बाद, 2 दिन बाद जब चुनाव था, रामू अपना रिक्शा ले जाकर के खड़ा कर लिया उसने दरवाजे पर। माता जी आप बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत आएगी, आओ मेरे रिक्शा पर बैठो, मैं आपको वोट डलवा के लाता हूं। माता जी बैठ गई रिक्शा पर, और रास्ते में जब जा रहे थे रिक्शा चला के, फिर वही माता जी मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूं, कोने वाले घर में रहता हूं, मेरा दीपक हमारा निशान, हमारी पार्टी ये, नेता ये, और वो बात फिर दोहरा दी। ले गए, माता जी बूथ पर पहुंची। उस समय बैलेट बॉक्स होते थे, ये तो मशीनें तो नहीं होती थी ईवीएम, बैलेट बॉक्स में वो पेपर मिलता था। माता जी ने पेपर लिया, ऊपर नीचे देखा कि दीपक का निशान यहां है, उठाई, मोहर लगा के ठप दीपक के लगाई, लगा के बंद करके डाल के आ गई। लाए घर में लेके छोड़ दिया। माता जी धन्यवाद, आपने दीपक पर नहीं डाला होगा। माता जी चुप रहे कि आपने तो दीपक पर निशान लगाया ही होगा। फिर वो छोड़ आए, घर चले गए। शाम को सिकंदर वक्त आते हैं, माता जी मुझे भूख लगी है, मुझे थक गया हूं, गर्म पानी दो, मैं जरा हाथ मुंह धो करके खाना खाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा। माता जी कहते मर जाने, तू काय में थक गया, क्या किया सारा दिन? कि माता जी अपने पार्टी के लोगों के लिए वोट मांगे, उसको वोट डलवा के मैं बूथ पर गया था, वहां वोटिंग करा के आया हूं। माता जी कहते हैं तुम्हारा कैंडिडेट जीतेगा नहीं। कैसे नहीं जीतेगा? तुम कह रही हो, मां मेरी मां हो के? क्या मैं कह रही हूं? कि बता तो सही क्या कारण है? कि ये कारण है कि तेरी मां आज दीपक के निशान पर मोहर लगा करके वोट दे के आई है, इसलिए तेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा। मां ऐसा क्यों किया? तो मां ने बताया कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा होता जो मेरे यहां दरवाजे पर आकर के उसको पता है कि मैं सिकंदर वक्त की मां हूं, 6 बार आया मेरे पास वोट मांगने के लिए, और आज मुझे बैठा करके लेके गया बूथ पर, मैं वोट दे के आई हूं उसका। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर वक्त के ऊपर उस घटना का बहुत प्रभाव हुआ, और कुछ दिन के बाद वो जनसंघ में खुद भी आ गए। तो मित्रों, भाई बहनों, इन चीजों का असर होता है कि हम अपनी, चाहे नहीं हमें ज्यादा समझ होगी, रटराई बात भी जाके कहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए उसका क्या, उसके मन में शंका है, ये भी बतानी पड़ती है। और जब हम ये बताएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर असर जाएगा। तो हम अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए, एक एक बूथ की हमने चिंता करनी है। बूथ जीता तो समझो, बूथ जीता चुनाव जीता। और चुनाव के आखिरी 2 दिन, वो कहते हैं ना कत्लेआम की रात है, कहते हैं ना, कहावत है, वही कत्ल की कत्लेआम की बात है, वो कहावत है, कोई हमारे लिए कत्ल वतल नहीं है, लेकिन कहावत का मतलब यह है कि वो रात, वो दिन सजग रहने के दिन है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत गलत हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। उस समय भी कार्यकर्ताओं को दिनों रात अपनी ड्यूटी देनी है। ये हमारी खेती है, इस खेती को हमने पकाया है, उसको समय पर काटना भी किसान का जैसे काम होता है, उसको घर में लाना भी काम होता है। तो उस खेती को हम ठीक से पकी फसल को घर में ला सकें, ताकि हम अपने वोट को ईवीएम में पहुंचा करके और रिजल्ट तक अपने को ढिलाई नहीं बरतनी है। किसी प्रकार का कोई ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो बड़ी कठिनाई में हम फंस जाएंगे।
कुछ लोग कहते हैं क्या मोदी जी के होते हुए क्या जीते पड़े हैं जी? मोदी जी है तो समझो 10 की 10 जीत गए जी। मैं अगर ये मान भी लूं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन आपके लिए जीत हार, आपका अपना बूथ, आपका नाम शक्ति केंद्र, वो अगर जीते हैं तो समझो सब जीत पक्की आपके नाम लिखी जाएगी। वरना 10 की 10 जीतने के बाद भी जीत का श्रेय आपका बूथ हार गया तो आपको जीत का श्रेय नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी सब रखते हैं। हर एक कार्यकर्ता के ऊपर उसकी सुपरविजन करने वाले मेरे ऊपर भी हैं। आज मैं यहां कुछ बोल रहा हूं या मैं कुछ काम कर रहा हूं, किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं है। कल ही मोदी जी का सुबह से फोन आया मुझे 8:30 बजे सुबह। मैं गाड़ी में बैठा था, कहीं जा रहा था। मेरे पीए ने कहा कि दिल्ली से फोन आया है। वो अननोन कॉलर आईडी होती है तो पता लग जाता है कोई महत्वपूर्ण फोन है। वहां से फोन आया कि पीएम साहब बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। सब उतारे गाड़ी में से, बात सुनी। एक ही बात, क्या स्थिति हरियाणा की? मैंने कहा बढ़िया है। 10 सीटों में से कितनी अच्छी है, कितनी मध्यम है, कितनी कमजोर है। मैंने कहा जी एकदम विश्लेषण तो मैं करके इस समय फोन पर क्या बताऊं, लेकिन एक विश्वास दिला रहा हूं कि हम 10 की 10 सीटें जीत करके आपकी झोली में डालेंगे। कल सुबह 8:30 बजे की बात। तो ऊपर भी सब चिंता हर एक को है, हर सीट की है, हर प्रदेश की है। तो वही चिंता हम सबको भी अपने अपने दायित्व के हिसाब से करनी है। और निश्चित रूप से हम इस बीड़े को आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे। तो जो काम अभी बचे हैं अगले कार्यकाल में वो भी हमको करने हैं। उन सब कामों को करने के लिए आपकी ताकत, आपकी शक्ति जो भी राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को मिलेगी, उसके हिसाब से हम इस राम राज्य की ओर बढ़ते हुए जो हमारे पग हैं वो आगे बढ़ाएंगे। और एक भविष्य में एक अच्छे प्रदेश की, एक अच्छे भारतवर्ष की, एक भव्य भारत की ये हम कल्पना जो कर रहे हैं उसको पूरा होता देखेंगे। आज के इस अवसर पर मैं इस मंच से, अंबाला के इस मंच से पूरे प्रदेश के सब कार्यकर्ताओं को सभी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों के जीतने की कामना करते हुए, सबका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम को आपने सुना अंबाला से सीधे। इस वक्त हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। बीजेपी के चुनावी कार्यालयों का आगाज हो गया है, शुरुआत दरअसल हो गई है, उद्घाटन किया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों के कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। अंबाला में सीएम मनोहर लाल की ओर से उद्घाटन किया गया है। सीएम कहते हैं कि आज से चुनावी बिगुल बज चुका है, हम पहले से ज्यादा बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएंगे। सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का भी दावा किया गया। तो अंबाला से सीएम को आपने सुना। गृह मंत्री अनिल विज भी उनके साथ रहे, स्थानीय नेता भी साथ में मौजूद थे। तो सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में आज बीजेपी के कार्यालयों का उद्घाटन हो गया है। तो बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आप जानते हैं बेहद करीब में। हर दल हालांकि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तैयारियों में 2 कदम आगे नजर आ रही है।